दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी की सबसे ज़्यादा बार पूछी जाने वाली 20 सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणियों के बारे में। तो आज के इस वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है। और आपको पता है कि जो हमारा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पेपर होता है इसमें टिप्पणी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछी जाती है। तो आज के इस वीडियो पे 20 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और 20 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है, ठीक है ना, जिससे कि मेरा जो मोटिवेशन है थोड़ा सा अच्छा लगता है यार कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो को, ठीक है। तो आप अपना काम कर दीजिएगा, बाकी चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और 20 ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए संपूर्ण बुक से होने वाली है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहली जो आपकी टिप्पणी होने वाली है इसका आपका नाम क्या है, प्लाज्म्स। क्वेश्चन आएगा आपसे इस प्रकार से पूछेगा कि प्लाज्म्स पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। अब या तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है या तो क्वेश्चन और एक प्रकार से आता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी करिए और फिर उसी के नीचे आपका 2 से 3 जो है टिप्पणी पूछ लेगा। जैसे प्लाज्म्स पूछ लिया है ना, इसी प्रकार से प्रभाविता पूछ लिया, बहुभुजता क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो चाहे जिस प्रकार से आए आपको पूरा उसे अच्छे से जो है उसका निपटारा कर देना है। तो चलिए इसका हम लोग जानते हैं आंसर, प्लाज्म्स पर संक्षिप्त टिप्पणी कैसे लिखेंगे। देखिए प्लाज्म्स किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है। याद करिएगा अच्छे तरीके से, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। जो प्लाज्म्स होता है ये किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है जो गुणसूत्रों के डीएनए से अलग होता है और यह स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिरूप बना सकता है। ये अधिकतर बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार 2 रज्जुओं वाले डीएनए अणुओं के रूप में मिलते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर मिलता है, तो कोशिका में, यानी कि अधिकतर जो है बैक्टीरिया जो होता है बैक्टीरिया में छोटे जो गोलाकार रज्जुओं में कहें तो जैसे कि एक रीढ़ की हड्डी होती है तो इसमें जो है रज्जुओं में कहें तो वाले जो डीएनए अणु होते हैं छोटे छोटे गोलाकार, उन्हीं में ये क्या होता है, मिलता है। बात करें जहाँ गुणसूत्रों का डीएनए जीव की सूचना देता है और वहां प्लाज्म्स डीएनए असाधारण परिस्थितियों में जीव को लाभ पहुंचा सकता है। तो प्लाज्म्स मतलब यहां पर आप इसको समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी यहां तक आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा जो आपका यहां पर टिप्पणी होने वाली है, देखिए इसका आपका यहां पर क्वेश्चन पूछेगा जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है ये और आपको यहां पर हर एक क्वेश्चन अब अच्छे से समझना क्योंकि ज्यादा टाइम आपके एग्जाम में नहीं बचा है। तो देखिए जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी, यहां पर इसको समझिएगा है क्या ये। देखिए जीन चिकित्सा में किसी मनुष्य में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को, ठीक है ना, कोई मनुष्य है जैसे मानो हम अपनी बात करें तो जीन चिकित्सा के माध्यम से किसी मनुष्य में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन में बदला जा सकता है। मतलब अगर उसमें विकार होगा, दोषपूर्ण होगा, मतलब कि अगर उसका कहें तो खराब एक तरह से बोल सकते हैं, तो उसको क्या करेंगे, उस जीन को स्वास्थ्य व क्रियाशील जीन में बदला जा सकता है इस जीन चिकित्सा के माध्यम से, ठीक है ना। तो जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया जा सकता है और इसमें रोग का उपचार करने के लिए स्वस्थ जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। मतलब यहां पर कृत्रिम रूप से ये सब काम होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब प्रवेश कराया जाता है तो उसको जो है मतलब जो दोषपूर्ण जीन होता है उसको सही मतलब कि अच्छे जीन में या क्रियाशील या स्वस्थ जीन में चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। और इसका प्रयोग सबसे पहले 1990 में किया गया था और एक 4 साल की लड़की यानी कि छोटे बच्चे के ऊपर यह प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये होता है जीन चिकित्सा और इसका आप लोग कर सकते हैं स्क्रीन शॉट, ठीक है ना, इतना कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद 2 आपकी ये टिप्पणियां हो चुकी हैं, अब आते हैं नंबर 3 पर। तो देखिए तीसरी आपकी टिप्पणी यहां पर होने वाली है स्टेम कोशिका। स्टेम कोशिकाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। क्वेश्चन पूछेगा आपसे स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से। देखिए स्टेम कोशिकाएं या मूल कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है, ठीक है ना। जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं ये क्या होती है, मूल कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग यानी कि बॉडी पार्ट की बात कर रहा है तो किसी भी अंग कोशिका के रूप में विकसित करने की इनमें क्षमता होती है और इसके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं, ठीक है ना। और इन्हीं कोशिकाओं को शरीर की किसी भी प्रकार की जो कोशिका होती है इनकी मरम्मत के लिए भी प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जो कोशिकाएं होती हैं
आपस में जो है आदान प्रदान करके अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर लेती हैं। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं ये अन्य बॉडी का जो कोई भी पार्ट है, अगर उसमें कोई विकार उत्पन्न होता है कोशिकाओं के अंदर, तो ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं और उनको जो है वो क्या करती हैं, शरीर के किसी भी प्रकार की जो कोशिकाओं की मरम्मत की जरूरत होती है उनको, मरम्मत मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि रिपेयर करना, प्रिपेयर कर देती हैं दोबारा से, ठीक है ना। तो मरम्मत के लिए प्रयोग किया जा सकता है और इनके द्वारा हृदय रोग, बहरापन, रक्त कैंसर आदि का उपचार किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं स्टेम कोशिकाएं, है ना। तो इसको कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने टिप्पणी पूछेगा, अमीबीय पेचिश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए जानते हैं क्या होता, देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अमीबीय पेचिश एंड अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ, इसके द्वारा ये अमीबीय पेचिश बीमारी जो है होती है। यह आंत स्राव में विकर स्रावित करके घाव पैदा कर देता है। जो ये आपका एक प्रोटोजोआ है, क्या करता है? आंत में विकार उत्पन्न करता है, यह विकर स्रावित करके घाव पैदा कर देता है और इन घावों से रक्त, म्यूकस आदि मल के साथ पेचिश के रूप में बाहर आता है और इस प्रकार से ये बीमारी हो जाती है, ठीक ना। और इसका मेन रीजन क्या होता है? देखिए, संक्रमित भोजन एवं जल द्वारा दूसरे व्यक्तियों में पहुंच सकता है। जो ये पेचिश बीमारी है ये दूसरों तक पहुंच सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है घरेलू मक्खियां। मतलब अगर गंदगी रहेगी, ठीक ना, इसीलिए तो कहा जाता है कि साफ सफाई रखा जाए हमेशा अपने घरों पर अच्छे तरीके से, वरना बीमारी फैल जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर गंदगी से होने वाली ये बीमारी होती है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, काफी ये इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगली टिप्पणी पर। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपसे देखिए पूछेगा, काफी ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि शरीर से थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो उसके प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो शरीर में हमारी बॉडी में एक थाइमस ग्रंथि होती है, ठीक है ना, अगर उसको हम लोग निकाल दें तो उसमें निकालने पर क्या जो है प्रतिरोधी या क्या बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आपको इसमें बताना है, ठीक है ना। तो चलिए जानिएगा। यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे कि थाइमस ग्रंथि से लिम्फोसाइट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना। और ये लसिका अंगों, जैसे कि लसिका अंग इसमें कौन कौन से हैं? प्लीहा हो गया, लसिका ग्रंथियां हो गई, है ना, पेयर के गुच्छे आदि में पहुंचते हैं। जो ये यहाँ पर आपका लसिका अंगों में जो बनता है लिम्फोसाइट्स, ये कहाँ पहुंचते हैं? प्लीहा में, लसिका ग्रंथियों और पेयर के गुच्छों आदि में पहुंचते हैं। तो देखिए, थाइमस के हार्मोन्स लिम्फोसाइट्स को जीवाणुओं तथा प्रतिजनों को नष्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो थाइमस से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं वो लिम्फोसाइट्स को जीवाणुओं तथा प्रतिजनों को नष्ट करने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। और जब ये प्रेरित करते हैं तो ये हार्मोन्स सुरक्षा तंत्र को स्थापित करने का भी कार्य करते हैं और शरीर में एक बार प्रतिरक्षी बनने पर प्रतिरक्षा क्षमता सदैव बनी रहती है। तो अगर हम लोग थाइमस ग्रंथि को निकाल देते हैं या निकाल देने पर प्रतिरक्षा क्षमता अर्थात जो प्रतिरोधी संस्थान पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मतलब प्रतिरक्षा क्षमता समझ रहे हैं, बॉडी को हमेशा जो है बाहर से आने वाली जो बीमारियां हैं, रोग हैं, उनसे बचाने की जो क्षमता है वो क्या होती है? प्रतिरक्षा क्षमता या इम्यूनिटी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये होता है, इसमें इफेक्ट पड़ता है अगर हम लोग शरीर से जो थाइमस ग्रंथि है इसको निकाल देते हैं तो हमारी बॉडी पर आप लोग देख सकते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका आप लोग यहां से कर सकते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोग याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टिप्पणी की। तो अगली टिप्पणी आपके सामने है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर आपके लिए होगी, परिजीविता, ठीक है ना। परिजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। तो देखिए, परिजीविता क्या है? तो परिजीविता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे को हानि होती है। मतलब यहां पर कहें तो एक जीव को लाभ होगा और एक जीव को हानि होगी। कैसे होता है? देखिए, इस प्रकार के सजीव अपना पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरे सजीव पर आश्रित रहते हैं, जैसे अमरबेल व किसी पौधे के बीच संबंध। जैसे यहां पर जो आपका अमरबेल आपको शायद आप लोग जानते होंगे, ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन पर क्या होता है? ये उनकी टहनियों पर मतलब फैल जाता है। तो देखिए, वो फैल कर अपना तो विकास कर रहा है ना। जैसे कि उस पर एक प्रकार से जो है पूरी
पेड़ पर क्या करता है, वो पूरे एकदम फैल जाता है, ठीक है ना, छोटी छोटी टहनियों के रूप में। और देखिए उससे उसको फायदा हो गया अमरवेल को, लेकिन जो दूसरा वृक्ष है उसकी टहनियां ढक जाती हैं और वो अपना विकास नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, मनुष्यों की बात कर लें, जानवरों की बात कर लें, जैसे कि जू पड़ जाते हैं, ठीक है ना, सिर में पड़ गए तो उससे हमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा घाटा होता है ना, वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उनको फायदा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यही बताया गया कि इस परजीविता के माध्यम से एक जीव को तो लाभ होगा और दूसरे जीव को हानि हो जाती है, इसको बोलते हैं परिजीविता। तो आई होप समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, सहोपकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो सहोपकारिता क्या होती है, देखिए सहोपकारिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है। देखिए यहाँ पर दोनों जीवों को लाभ होगा, परिजीविता में केवल एक जीव को लाभ होता था, लेकिन आपका सहोपकारिता में क्या होता है, दोनों जीवों को लाभ होता है। तो कैसे होता है, यहाँ पर जैसे कवक तथा शैवाल के बीच का संबंध, कवक की बात करें और शैवाल की हम बात करें तो इनमें देखिएगा क्या होता है, दूसरे कवक पोषक तत्वों का जल का अवशोषण तथा शैवाल भोजन का निर्माण करना। तो इनसे आपको कवक और शैवाल के बीच का जो संबंध होता है यह सहोपकारिता कहलाता है, और दोनों जल में होते हैं, ठीक ना। तो ये होता है सहोपकारिता। इसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है और कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, रेड डाटा बुक पर टिप्पणी करिए, ठीक है ना। तो रेड डाटा बुक आपको मैंने बताया भी है कई बार, क्या होता है चलिए जानते हैं। देखिए तो रेड डाटा बुक विश्व संरक्षण संघ, इसे बोलते हैं वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ठीक है ना, इंग्लिश में से बोलेंगे वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। तो विश्व संरक्षण संगठन संघ ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकटग्रस्त जीवों की एक ऐसी सूची तैयार की जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। मतलब रेड डाटा बुक ऐसी सूची है जिसमें वो सभी जीव सम्मिलित किए गए जो कि इस टाइम पर क्या होते हैं, विलुप्त होते नजर आ रहे हैं। जैसे कि डायनासोर की बात करें तो आज के समय पे ये क्या है, पृथ्वी से विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जीवों की सूची है जो कि जैव विविधता में मतलब कि बुक जो है कहें तो विलुप्त हो रहे हैं। तो ये होता है रेड डाटा बुक। अब बात करें इस सूची में उन सभी जीवों को शामिल किया गया है जो कि विलुप्त होने की कगार पर हैं, ठीक है ना। तो ये होता है रेड डाटा बुक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। छोटा छोटा सा आंसर यहाँ पर मैंने लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो, और बाकी आप लोग इनको बढ़ा के भी लिख सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल देंगे तो भैया वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, तो आप बाकी का दिमाग थोड़ा सा अपने से लगाइएगा, ठीक है ना। तो बाकी ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टिप्पणी है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है टिप्पणी में, यहां पर राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या है। देखिए तो राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहां पर वन्य जीव तथा पारस्परिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, और इन क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप जैसे कि लकड़ी काटना, शिकार करना आदि पर रोक लगा दी जाती है। मतलब कि अगर वो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत शामिल हो गया तो उसकी फिर सुरक्षा भारत सरकार करेगी, या तो कहें फिर उस पर आप जो है कोई भी अपनी गतिविधि नहीं कर पाएंगे, ना ही पेड़ एक भी आप जो है उसे मतलब जंगल एरिया जो भी होता है उस उद्यान से या कहें तो वहां से कुछ भी आप लेकर नहीं आ सकते, ना ही लकड़ी काट सकते, ना ही वहां पर रहने वाले जीवों पर आपका कोई हक होगा ना। मतलब वैसे तो आप किसी को मार तो सकते नहीं, क्योंकि मनुष्य को किसी को भी मारने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक ना। सारे जीव अपने लिए अपना अपना सब स्वतंत्र है। तो यहाँ पर कहें तो लेकिन फिर भी ऐसा होता है, शिकार जो है करते हैं लोग। तो अब यहाँ पर अगर राष्ट्रीय उद्यान में आप लोग शिकार करेंगे तो फिर आप लोग मतलब बहुत ही महंगे में पड़ सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर बिल्कुल निषेध होता है। और इसके बाद देखिए भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली है, जिसका नाम वर्तमान में जिम कॉर्बेट है, और ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। राष्ट्रीय उद्यान पर आप लोग टिप्पणी करने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम काफी ज्यादा ये पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर फिर आता है मनुष्य में लिंग निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण पर टिप्पणी समझिएगा कैसे होता है ये। देखिए इसका आंसर लिखेंगे, मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 22 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। सॉरी यहाँ पर 23 जोड़ी, ठीक ना। कितने होते हैं तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में। अब बात करते हैं जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र होते हैं और बाकी का एक जोड़ी गुणसूत्र बनता है जो कि लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा
टोटल 23 जोड़ी होता है और जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र आपका कायिक गुणसूत्र होते हैं और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिनकी संख्या स्त्री व पुरुषों में समान होती है। यानी कि जो 22 जोड़ी होगा ये बराबर होगा स्त्रियों में भी और पुरुषों में भी, जबकि 1 जोड़ी जो गुणसूत्र होता है लिंग गुणसूत्र होता है और यह मादा लिंग गुणसूत्र एक्स तथा नर लिंग गुणसूत्र XY होता है। यही जो है 1 जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र होता है यही निर्धारित करता है, ठीक है ना। बाकी के दोनों समान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बात करें अगर शुक्राणु की नर की तो यहाँ पर 22 + X और 22 + Y है ना, ये होते हैं। और अंडाणु की बात करें यानी कि मादा की तो इसमें 22 + X 22 + X दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल वाले 22 + X शुक्राणु और 22 + X अंडाणु मिलते हैं तो यहाँ पर निषेचन में क्या बनेगा, नर बनेगा। और अगर यहाँ पर 22 + Y शुक्राणु और यहाँ पर जो अंडाणु है 22 + X ये मिलते हैं तो यहाँ पर नर बनेगा, ठीक है ना। और अगर दोनों सेम मिलेंगे तो यहाँ पर मादा और दोनों यहाँ पर अलग अलग रहेंगे तो फिर नर। तो ऐसे करके मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, इसको जरूर से आप लोग तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगली टिप्पणी पर। लेकिन नेक्स्ट आपका टिप्पणी आता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है? देखिए यह एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों या जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ में विभिन्नताओं को देखा जा सकता है। इसे सर्वप्रथम एलेक्स जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया था, ठीक है ना। तो ये एक ऐसी तकनीकी है जिससे कि कोई व्यक्ति है जीवधारी है उसमें मूल आनुवंशिक पदार्थ को जो है विभिन्नता जो होती है उनमें वो देखा जा सकता है। जैसे इसके द्वारा बात करें खून, बाल, लार, वीर, योनिद्रव आदि के द्वारा अपराधी, खूनी, बलात्कारी की जो है पैतृक पहचान भी की जा सकती है। मतलब जो ये एक तकनीकी है जिसको एलेक्स जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया, डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इसके द्वारा अगर किसी बलात्कारी को पकड़ना है तो उसका जो है चेक किया जाता है डीएनए जो है, इस प्रकार से उसको जो है पहचान लिया जाता है। या तो किसी की पैतृक पहचान करनी हो, यानी कि वह अगर किसी व्यक्ति की पहचान करनी है कि ये इसका बालक है, माता पिता की पहचान उससे करनी है तो डीएनए मिलाया जाता है, जिसके द्वारा ये चेक होता है कि हाँ ये इसी वंश से है, ठीक है ना। तो ये होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। चलिए बढ़ते हैं अगला। तो नेक्स्ट टिप्पणी आपकी आती है यहाँ पर ओपियाइड्स। ओपियाइड्स पर टिप्पणी दीजिए, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टिप्पणियां बता रहा हूँ, सारे बुक से हैं, पूरी की पूरी बुक से, इससे बाहर आपका नहीं पूछेगा। इससे 100% टिप्पणियां बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाली हैं। और आपको पता है कि पेपर में तो आता ही आता है टिप्पणी करने के लिए। मैंने आपको कई सारे पेपर सेट भी दिखाए हैं प्रीवियस ईयर के, और आपके जो कि नए नए मॉडल पेपर हैं उनको भी मैंने दिखाया, ठीक है ना। चलिए ओपियाइड्स क्या होता है? यह एक नशीली दवाओं का एक समूह है, ठीक है ना, ग्रुप होता है। इसके अंतर्गत अफीम, हेरोइन, स्मैक, मार्फिन, कोडीन आदि नशीली औषधियां शामिल हैं। बात करें आमतौर पर इसका प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है और ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये एक नशीली दवाओं का पूरा ग्रुप होता है जिसको ओपियाइड्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद आता है आपका यहाँ पर अगला टिप्पणी, इंटरफेरॉन पर टिप्पणी लिखिए। क्या होता है देखिए इंटरफेरॉन, तो यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग रोग निवारक के रूप में किया जाता है और यह अंतःकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोकता है, इसलिए इसे इंटरफेरॉन कहा जाता है, ठीक है ना। तो इंटरफेरॉन का आप स्क्रीनशॉट यहाँ से मतलब प्रत्येक टिप्पणी का आप लोग खा लीजिए ताकि आप लोग इसको याद कर सकें, ठीक है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला। यहाँ पर आता है अगला आपका जो टिप्पणी लिखने के लाएगा वो है प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी पर, ठीक है ना। तो प्रतिरक्षा देखिए क्या होती है या इम्यूनिटी क्या होती है, इसको चलिए जानते हैं। तो इसको लिखेंगे आप लोग कि किसी भी प्राणी के शरीर में शरीर द्वारा किसी रोगजनक से लड़ने की जो शक्ति होती है, यहाँ पर बात करें तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा बोलते हैं। मतलब हमारे बॉडी में किसी भी प्राणी चाहे कोई मतलब बात करें तो मनुष्य हो या कोई जीव जंतु है, ठीक है ना, अगर उसकी बॉडी में जो बाहर से आने वाले रोग हैं उनसे लड़ने की अगर क्षमता उत्पन्न हो जाती है या उसको रोकने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं क्या? प्रतिरक्षा, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं जिस व्यक्ति के शरीर में यह शक्ति होती है उसे रोधक्षम या प्रतिरक्षित कहते हैं। तो इसको आप कर लीजिए स्क्रीनशॉट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना, इम्यूनिटी। और इसके बाद अगली जो टिप्पणी आती है चलिए उसको भी देखते हैं। तो नेक्स्ट टिप्पणी आपकी यहाँ पर है दोस्तों बीटी कपास या बीटी कॉटन।
तो इसको बोलते हैं बीटी यानी कि बैसिलस थ्रेंजेसिस। ये एक जीव का नाम है, ठीक है ना, एक जीवाणु का नाम है। तो यहाँ पर चलिए इसको जानते हैं क्या होता है। देखिए कपास में बीटी जीवाणु के अविश प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली, है ना, कपास में बीटी जीवाणु के अविश प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जीनी इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके एक नई किस्म को तैयार किया जा सकता है या किया जाता है, जिसे वीटी कॉटन कहते हैं, ठीक है ना। और यह एक कीट प्रतिरोधी किस्म होती है, ठीक है ना। क्या होती है? कीट प्रतिरोधी किस्म होती है, जो मतलब जो कीटों को, जीवाणुओं को रोकती है। इसके प्रयोग से प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए की फसल को कीटों से बचाया जाता है, ठीक है ना। तो मतलब ये एक प्रकार से फसल को बचाने का सबसे अच्छा साधन है कह सकते हैं, या बीटी कपास या बीटी कॉटन एक प्रकार से कीट प्रतिरोधी एक दवा है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद अगली जो टिप्पणी आपकी यहां पर आती है, इसका नाम है प्रतिबंधन एंजाइम, ठीक है ना। तो चलिए प्रतिबंधन एंजाइम को भी हम जानते हैं क्या होता है। देखिए यह एक ऐसा एंजाइम होता है जिसके द्वारा डीएनए खंड को विशिष्ट स्थानों से काटा जाता है, ठीक है ना। डीएनए खंडों को विशिष्ट स्थानों से काटा जा सकता है या काटा जाता है। बात करें यहाँ पर प्रतिबंधन एंजाइम की, इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है, ठीक है ना, आणविक कैंची, क्योंकि ये काटने का काम करता है डीएनए खंडों को। और वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। जो काटता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। जबकि जो डीएनए खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम होता है इसको बोलते हैं लाइगेज, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो अगर बात करें काटने को तो फिर वहां पर डीएनए खंडों को काटने वाला एंडोन्यूक्लियेज, और अगर बात करेगा जोड़ने की तो डीएनए खंडों को जोड़ने वाला होता है लाइगेज, ठीक है ना। तो ये होता है प्रतिबंधन एंजाइम, जो कि आप स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अपनी अगली टिप्पणी की। तो नेक्स्ट टिप्पणी आपके पास यहां पर है सह प्रभाविता। तो देखिए सह प्रभाविता क्या होती है जानते हैं। जब किसी कारक या जीन के एलील में से कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। जैसे बात करें मनुष्य में रुधिर वर्ग, ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे कि कोई कारक या जीन है ना, मनुष्यों में कारक या जीन है जिसे जीन्स गुणसूत्र बोलते हैं। तो एलील में से अगर बात करें तो कोई भी पूर्ण रूप से प्रभाव ना डाले, मिश्रित रूप से प्रभाव डालेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग सह प्रभाविता, मतलब कि साथ साथ प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही गुणसूत्र दिखाई देगा, एक ही जीन दिखाई देगा, वहां पर सभी के सभी मिश्रित रूप से प्रभाव डालेंगे, उसको बोलेंगे सह प्रभाविता। छोटा सा है, स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगली टिप्पणी पर। नेक्स्ट टिप्पणी आपके सामने है अपूर्ण प्रभाविता। देखिए अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है इसको समझिएगा थोड़ा सा अच्छे से। जब विपरीत लक्षण के जोड़ों में, ठीक है ना, यहां पर आपका विपरीत लक्षण होगा, ठीक है ना। कौन सा लक्षण? तो विपरीत लक्षण होगा। तो जब विपरीत लक्षण के जोड़ों में एक लक्षण दूसरे को पूरी तरह से प्रभावित ना कर सके तो इस घटना को कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए कह रहा है कि जब विपरीत लक्षण के जोड़ों में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी इस डायग्राम को समझा देंगे, ठीक है ना, तो आप आसानी समझ जाएंगे। जैसे मेंडल के नियम भी हमने कई बार आपको पढ़ाए हैं, तो उसमें भी मैंने आपको कई बार ये बताया, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो जब विपरीत लक्षण के जोड़ों में एक लक्षण दूसरे को पूरी तरह से प्रभावित ना कर सके तो इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे इसमें ध्यान दीजिएगा, एक तरफ आपका यहां पर मान लीजिए कि क्या है, लाल पुष्प है, इसको आप मान लीजिए कि ये प्रभावी लक्षण है। क्या लक्षण है, कैसा लक्षण है? तो मान लेते हैं हम लोग कि ये हमारा प्रभावी लक्षण है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, प्रभावी लक्षण है। और इसको एक तरफ हमारा सफेद पुष्प है तो इसको स्मॉल आर से लिखा गया, ठीक है ना, यहाँ पर ये कैपिटल आर है, तो इसको मान लेते हैं कि ये अप्रभावी लक्षण, ठीक है ना। कैसा लक्षण है? तो अप्रभावी लक्षण है, ये आपका अप्रभावी लक्षण, ठीक है ना। अब एक तरफ प्रभावी है, एक तरफ अप्रभावी है, तो इन दोनों के बीच जब क्रॉस होगा, संकरण होगा, तो आपको क्या प्राप्त होता है प्रथम पीढ़ी में? तो पहली पीढ़ी में देख सकते हो जो आपकी F1 पीढ़ी है, पहली पीढ़ी, ठीक है ना, इसमें आपको मिलता है गुलाबी रंग।
ठीक है ना, यानी कि लाल पुष्प, सफेद पुष्प और संकरण हुआ तो यहाँ पर गुलाबी रंग मिला और ये स्वपरागण करता है। तो कह सकते हैं यहाँ पर ये एक दूसरे को प्रभावित बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है ना। इसके बाद आपकी अगली टिप्पणी देखिए यहाँ पर आती है जिसका नाम है यहाँ पर अनिषेक फलन। ठीक है ना। तो अनिषेक फलन को चलिए जानते हैं। यहाँ पर अनिषेक फलन क्या होता है। देखिए ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है, ठीक है ना, उसे अनिषेक फल कहते हैं। और ये फल निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं अनिषेक फलन। ठीक है ना। तो जैसे कि अंगूर हो गया, संतरे, तरबूज आदि, ये सभी क्या है, अनिषेक फलन के उदाहरण हैं और ये सारे के सारे अनिषेक फल कहलाते हैं। इनका निर्माण जो है बिना निषेचन के ही होता है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद आपका अगला टिप्पणी आता है बहुभ्रूणता। तो देखिए बहुभ्रूणता क्या होती है समझिएगा, जब किसी एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। मतलब एक से ज्यादा भ्रूण अगर उत्पन्न हो गए तो वहां पर होगी बहुभ्रूणता। और यह घटना अनावृत्तिबीजी पौधों में अधिक होती है, परंतु आवृत्तिबीजी पौधों में यह बहुत कम पाई जाती है। और बहुभ्रूणता की खोज ल्यूवेनहॉक ने संतरे में की थी। तो इसको भी कर लीजिए स्क्रीनशॉट। और बस आज के वीडियो में इतना ही। बस जो आने वाली वीडियो होंगी उस पर और भी काफी सारे 3 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चनों को हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना यार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।